स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश छत्तीसगढ़ राइजिंग में। देश के नक्शे में 26वें राज्य के रूप में उभरे छत्तीसगढ़ ने तेजी से अपनी तरक्की की कहानी लिखनी शुरू कर दी है। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद महज 13 साल में छत्तीसगढ़ ने अपनी तरक्की से सभी को चौंका दिया है। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या लाइफस्टाइल, हर लिहाज में छत्तीसगढ़ अपने आप को विकसित कर रहा है। और इसी विकास के दम पर आपको बताना बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ का नाम उन राज्यों के साथ शुमार है जो कि अपनी जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में दे रहे हैं। तो बस सीएनबीसी आवाज पे हम करेंगे चर्चा छत्तीसगढ़ की तरक्की की कहानी पर, और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल है कई दिग्गज। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी राजेश मुनित जी का, इंडस्ट्री मिनिस्टर। साथ ही हमारे साथ हैं के झा, जनरल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ। मेरे साथ हैं यहाँ पर मनीष गुप्ता जी, CII चेयरमैन छत्तीसगढ़, और साथ ही हैं सुरेंद्र सिंह, चेयरमैन दिशा एजुकेशन सोसाइटी। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मनोज जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। अपने साथ बने राज्य उत्तराखंड और झारखंड से अगर तुलना की जाए, जो छत्तीसगढ़ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, इस बात में कोई शक नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों से पूरी तरह से पूर्ण है ये राज्य, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी वजह भी है। मुझे ये बताइए कि 13 सालों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कहानी किस तरह से आगे बढ़ी है, किस तरह से रफ्तार मिली है इन 13 सालों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को? देखिए, 13 साल के अंदर सबसे बड़ी बात जो है, पूरी अगर इस पे निगाह डालें तो कोई भी सरकार जिसकी स्टेबिलिटी होगी वह काम की गति बढ़ा सकती है। 10 साल में 9.5 साल हो चुके हैं डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के नेतृत्व में। चारों सेक्टर के क्षेत्र के अंदर सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर विकास की गति बढ़ाने का प्रयत्न किया। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत करें, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर की बातचीत करें, या जो छत्तीसगढ़ कृषि पर आधारित है, वो कृषि के अंदर जो खास करके इस बात को कि कोर पीटीएस सिस्टम जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने खड़ा किया, ये प्राथमिकता लेकर के चले हैं कि गांव गरीब किसान की सरकार जो जनता के बीच में गई है। आज किसी स्टेट की पहचान बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। उसी के साथ में वहाँ पर रहने वाले लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसकी सरकार ने प्राथमिकता दी है। साथ में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाए, तो रोजगार के साथ में इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर सरकार ने प्राथमिकता इस बात को दी है कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी आना चाहिए, और डेवलपमेंट के साथ में लोकल लोगों को जनरेट, इस बात का ध्यान रखना चाहिए उनको रोजगार उपलब्ध हो। और इसलिए इस बात को मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ सेक्टर के अंदर, खास करके हिंदुस्तान के अंदर 3 सेक्टर के अंदर छत्तीसगढ़ ने स्टील, पावर और सीमेंट सेक्टर के अंदर, इन 3 सेक्टर के अंदर छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान की बहुत सी खपत को पूर्ति करता है। स्टील के अंदर लगभग हम हिंदुस्तान के अंदर स्टील लगता है, उसमें 18% स्टील छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। 15% सीमेंट छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। पूरे देश के अंदर जितनी सीमेंट की रिक्वायर है उसकी पूर्ति करता है। वहीं 30% एल्यूमिनियम की पूर्ति छत्तीसगढ़ पूर्ति करता है पूरे देश के अंदर। और पावर सेक्टर के अंदर ये बात को कह सकता हूँ कि आज सरप्लस पावर होने के साथ में आने वाले समय में लगभग 65,000 मेगावाट पावर छत्तीसगढ़ में जनरेट होगा। ये प्राथमिकता सरकार की है। बिल्कुल। तो इन 13 सालों में हम कह सकते हैं एक तरह से इंडस्ट्रियल हब बनने की कोशिश में काफ़ी हद तक सफल हो चुका है छत्तीसगढ़। मनीष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो बैकबोन है ही इस राज्य की। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वो आपको क्या क्या लगते हैं जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को यहाँ पे रफ्तार दे सकते हैं? रफ्तार देने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को 2 चीज़ें हैं। तो स्किल्ड मैन पावर जो आपको चाहिए, उसमें काफ़ी तेज़ी से सरकार काम कर रही है स्किल डेवलपमेंट में। CII उसमें काफ़ी गवर्नमेंट के साथ में काफ़ी स्कीम्स बनाई हैं स्किल डेवलपमेंट की। इस साल में काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन मिलेंगे। और दूसरी चीज़ है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। पावर यहाँ पे आपको, जैसे मंत्री जी ने बताया, इट इज़ सरप्लस। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे या विद इन इंडस्ट्रियल एरिया आप जाएंगे, तो वो अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। लोगों की, वर्कर्स की रहने की व्यवस्था वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे तो काफ़ी यहाँ ग्रोथ आ सकती है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के बारे में आपको क्या लगता है? वो भी एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल होना चाहिए, विच इज़ लैकिंग, बिकॉज आज की डेट में जितने पुराने इंडस्ट्रियल एरिया थे, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल एरिया थे,
उनमें किया है। इंडस्ट्रियल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, पर जैसे ही इंडस्ट्रीज आएंगी मेरे ख्याल से सरकार सही डायरेक्शन में काम कर रही है और बिल्कुल वो भी होगा। बिल्कुल इसी राह पर काम काफ़ी हद तक चल रहा है। यहाँ पर झा जी आपसे समझना चाहेंगे स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? इसके लिए जैसा ने मंत्री जी ने कहा अभी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट तो हुआ है छत्तीसगढ़ का, इसमें नो डाउट इन इट, लेकिन जो डेवलपमेंट हो रहा है ऊपर लेवल में हो रहा है। ये जो स्मॉल सेक्टर्स में जो है उनके लिए बहुत सारे रियायतें दी गई है, टैक्स बेनिफिट दिया गया है, इलेक्ट्रिक में छूट दिया गया है, सब्सिडीज दिया गया है, लेकिन उसको सही ढंग से बसाया नहीं गया है। और जो उनका डिमांड है वो डिमांड को अभी तक मैंने सुना नहीं गया है अच्छी तरीके से, या उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर एक नए इश्यू उठ गए हैं, एसएमई और एंसिलरी। जैसे छत्तीसगढ़ का गौरव है भिलाई स्टील प्लांट, उसमें 206 एंसिलरी इंडस्ट्रीज है जो सारे डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर फैले हुए हैं। 206 इंडस्ट्रीज की स्थिति मंत्री जी खुद जान रहे हैं, और मंत्री जी इसमें पहल भी किया। मैं बधाई देना चाहूँगा कि किसी भी तरह की समस्या होती है उस पर डायरेक्ट पहल करते हैं, इसके लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में एंसिलरी एक नया विवाद उठ गया है, क्योंकि एसएमई में कहीं पर ये नहीं लिखा गया है कि आप इसको समाप्त करें, और मंत्री जी ने उस पर पहल भी किया। और राज्य शासन का अधिकार है कि कहीं पर एसएमई यदि लागू हो रहा है तो उसमें आपका हस्तक्षेप चाहिए, यदि आप चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। इसी में एक पॉइंट मैं ये देना चाहूँगा, जैसे कि एजुकेशन से जुड़े हुए, और मंत्री जी भी जिस डिपार्टमेंट में रहे हैं वो डिपार्टमेंट आगे ही बढ़ा है। जैसे कि आज देख लीजिए छत्तीसगढ़ में भवन निर्माण का था, 10 मंजिला का परमिशन दिया है, अच्छे होंगे। दिस इज द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। आज एजुकेशन की बात लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, उसे जोड़ते हैं। राइट टू एजुकेशन, उसमें 25% आपको वीकर सेक्शन के बच्चे को लिए जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। तो ये प्रावधान के हिसाब से ये तो नहीं है कि 75% बच्चे आप बड़े के नहीं लेंगे या 75% बच्चे को निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे युवा को आप नौकरी दे रहे हैं तो जो वहाँ पर 58 ईयर्स के हो गए, 55 उसको निकाल तो नहीं रहे हैं। तो ये कहाँ से हो गया? 206 इंडस्ट्री जो लगे हुए हैं एंसिलरी, जिसको राज्य शासन, केंद्र शासन के ज्वाइंट प्लस सेल के तीनों के ज्वाइंट इंस्पेक्शन होने के बाद, पेपर पब्लिकेशन होने के बाद, सारे चीज होने के बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा करके एंसिलरी डिक्लेयर हो रहा है उनका 3 साल 2 साल 2,000 मिनट का, एकाएक बोल रहे हैं उसे बंद कर देंगे। मैं ये चाह रहा हूँ मंत्री जी से कि जिस तरह से आप हर एक डिपार्टमेंट के और डिपार्टमेंट देखे हैं, और खास करके उद्योग के लिए जो अभी काम कर रहे हैं, इसमें ये बहुत बड़ा एक विवत्स बात हो रही है एंसिलरी लेकर के, इस पर व्यक्तिगत ध्यान दें, और ये ध्यान दिए भी है। लेकिन आज वो एक एक्सट्रीम पर जा रहा है, जिससे यहाँ पर 20,000 मजदूर और श्रमिक के साथ साथ उद्योग आज रोड पे आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या होगी, और छत्तीसगढ़ का चातुर्दिक विकास हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, होते रहे, यही हम चाहते हैं। बिल्कुल इसी विकास में हम बात करते हैं लेबर की। सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। मुझे ये समझाइए कि इन 13 सालों में स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर की कितनी मांग में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, क्या सिनेरियो है यहाँ पर लेबर का? सर्वप्रथम मैं CNBC टीम को बधाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में आकर ये कार्यक्रम किया। स्किल्ड लेबर हर चीज़ की, हर तरह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत धुरी होती है। यहाँ 21% से स्किल्ड लेबर की आवश्यकता बढ़ रही है, 27% से यहाँ पे हर साल एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एजुकेशन के अंदर में स्किल प्रोवाइड करने के लिए कल ही छत्तीसगढ़ शासन ने एक महारथी डिसीजन लिया है कैबिनेट में। दे हैव गिवन ए मैंडेट फॉर स्किल। भी कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे स्किल डेवलप करना है, चाहे आउट ऑफ कॉलेजेस हो। भारतवर्ष में सिर्फ 2% वर्कफोर्स जो 19 से 27 साल की उम्र में है वो किसी तरह का फॉर्मल एजुकेशन इन वोकेशन पाया हुआ है, जबकि पूरे वर्ल्ड में 70% मीन है। तो इस तरह के पहला राज्य है छत्तीसगढ़ का जिसने ये मैंडेट कल पारित किया है। पूरा छत्तीसगढ़ राज्य, डॉक्टर रमन सिंह और मंत्री महोदय इस बात के बधाई के पात्र हैं कि छत्तीसगढ़
पहली बार पूरे देश को ये दिखाएगा कि एक मैंडेट है कि मैं स्किल डेवलप करना चाहता हूँ। अभी छत्तीसगढ़ में हमें स्किल की लेबर पिछले 5-7 साल पहले बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। छत्तीसगढ़ एक शुद्ध निर्यातक प्रदेश है। यहाँ जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका कंजम्पशन यहाँ बहुत कम है, इसलिए हमें बहुत क्वालिटी एंड कई तरह के साधनों की आवश्यकता रहती है। सरकार इसके लिए हमें 2 चीज़ें यदि प्रोवाइड कर दें, जिसमें एक चीज़ तो इन्होंने कर दिया है कि SC/ST को ये 100% सब्सिडी दे रहे हैं। यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्टल्स डेवलप कर दें, यूथ हॉस्टल्स। जो गांव के मजदूर आ रहे हैं यहाँ काम करने के लिए, उनको वर्किंग हॉस्टल्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ जो स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने आ रहा है उसको गवर्नमेंट सब्सिडी तो दे रही है, फीस तो दे रही है, लेकिन उनके रहने खाने की व्यवस्था के लिए व्यापक रूप से एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। और जिस तरह का मैंडेट ये डॉक्टर रमन सरकार ले रही है और जिस तरह का विल पावर ये दिखा रही है, इससे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी भविष्य में इन सेक्टरों में भी काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे, क्या इन चीज़ों पर काम चल रहा है? एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अपनी पॉलिसी कल कैबिनेट में पारित की, लेकिन उसके पहले भी जिन जिन सेक्टर के अंदर मजदूर की आवश्यकता पड़ती है उनको स्किल तैयार करना सरकार की प्राथमिकता रही। लगभग 10,000 बेरोजगार नौजवानों को राजमिस्त्री से लेकर के बाइंडर से लेकर के इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग देने तक का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। और ये हमारी प्राथमिकता रही है कि छत्तीसगढ़ के जितने बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार के साथ में जोड़ना, उनको स्किल करना, उनको ट्रेनिंग दे के तैयार करना। यह जरूर आवश्यकता है कि कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है कि उनके लिए हॉस्टल का निर्माण करना, इस प्रकार की। लेकिन इसके साथ में मैंने कई बार कहा, इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों से भी कहा है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर स्टील के सेक्टर के अंदर आज स्पन आयरन है, हमारे जितने भी हैं, आज हमारे को वहाँ वेल्डर की आवश्यकता पड़ती है, तो ट्रेन व्यक्ति इनके पास नहीं है कहीं से, ये बाहर से लेकर के आते हैं। अगर मेरे को पावर सेक्टर के अंदर किसी की आदमी की आवश्यकता है तो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ा हुआ नौजवान है, लेकिन उसको डायरेक्ट वहाँ इक्विपमेंट नहीं होता है, उसको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था। मैंने इनसे कहा कि PPP मॉडल के ऊपर आप आइए, मैं आपको लैंड उपलब्ध कराता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर आप चला रहे हो, आपके कौन कौन से नाम से, किस नाम में आपको किन चीज़ की आवश्यकता है, शासन उसके अंदर आपको सहयोग कर सकती है। लेकिन आपको जो हुनर चाहिए, जो अच्छा स्किल कारीगर चाहिए, जो ट्रेनिंग होकर के आपके आए, तो शासन के साथ में अगर ITI की स्थापना करें और उसके अंदर निकलने वाले स्किल लोग, उनको इस बात की सुनिश्चित करें हम आपको रोजगार देंगे। अन्य स्टेटों में मैंने देखा प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने इसके अंदर प्राथमिकता पे काम किया। वो जो कॉलेज के अंदर पढ़ते विद्यार्थी उनको पहले से चिन्हित करते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आ रहे हैं उनको प्राथमिकता पे कहते हैं कि आइए आपको हम तत्काल नौकरी देते हैं, क्योंकि वो जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सेमेस्टर पास करता है उसी समय उसकी ग्रोथ का पता लग जाता है कि बच्चे में कितना टैलेंट है, तो उसको उस समय से वो हायर करना चालू कर देते हैं। और हायर के साथ में उसके साथ में कहते हैं कि हम आपको सैलरी अभी से देंगे इतनी, तो उसकी पढ़ाई जो नहीं कर सकता गरीब बच्चा, उसको उस समय जाकर के वो आगे हेल्प करके उस बच्चे को उसके टैलेंट का लाभ लेने की दृष्टि से उसको वो भी देते हैं। और इसलिए इसके पीछे कुछ प्राइवेट सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, सरकार सुविधा दे सकती है, लेकिन सुविधा के साथ में जब तक जनभागीदारी, आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्राथमिकता हो गई। इसके लिए सरकार को इंडस्ट्री इंटरफेस, इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूट इंटरफेस एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म कभी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ा कर सकता। सरकार यदि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाती है जहाँ पे इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट दोनों का इंटरफेस आराम से हो सके, क्योंकि सरकार यहाँ हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ओवर रेगुलेशन एंड अंडर गवर्नेंस की। हम रेगुलेशन तो बहुत ज़्यादा बना देते हैं लेकिन उसे गवर्नेंस नहीं कर पाते हैं। तो यदि गवर्नेंस के अंदर में सरकार ये चीज़ को हमको प्रदान कर दे तो जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अभी छत्तीसगढ़ में करीब 3.5 लाख बच्चों को एजुकेट देने के लिए हायर एजुकेशन की व्यवस्था है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मिला करके। प्रतिवर्ष 5.5 लाख बच्चे 12th क्लास पास आउट होते हैं, उसमें से करीब 40,000 बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं और बाकी ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। तो हमारे पास अभी बहुत स्कोप है कि हम नए कॉलेजेस डालें, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। बिल्कुल, तो स्कोप बहुत है यहाँ पर और सरकार भी पूरी तरह से डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ी है। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ राइजिंग में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम छत्तीसगढ़ की तरक्की की कहानी जारी रखेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।
CNBC आवाज पर हम कर रहे हैं चर्चा छत्तीसगढ़ की बदलती तस्वीर की, कैसे ये राज्य प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा है। मेरे साथ हमारा एस्टीम पैनल यहाँ पर मौजूद है। मुनत जी, आपसे अब बात करना चाहेंगे, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, 1.25 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के 272 MOU साइन हुए थे। एक बहुत खास बात इसमें ये थी कि कोर सेक्टर की बजाय नॉन कोर सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस किया गया था। कुछ बताइए इसके बारे में। हमने 2 और 3 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना अवसर पर पहली बार इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ को लोग जाने पहचाने देखें, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में आकर इन्वेस्ट करें। हमने बहुत कम समय के अंदर देश के अंदर जो हमारा कोर सेक्टर, उसके अंदर तो लोग इन्वेस्टर आ रहे थे। नॉन कोर सेक्टर के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो वैल्यू एडिशन है, जिसको हमने प्राथमिकता पे दिया था कि 9 सेक्टर को हमने चिन्हित किया है। उन 9 सेक्टर के अंदर पब्लिक को, पूरे देश के अंदर इन्वेस्टर लोगों को आमंत्रित किया था और हमने इसमें कहा कि आइए आप देखिए, हमारी पॉलिसी को लीजिएगा। हमने हाउसिंग सेक्टर की हमारी एक पॉलिसी घोषित की है, हमने कृषि नीति हमारी घोषित की है, हमने उसके साथ में हमारी स्वास्थ्य नीति की हमने घोषणा की है, और साथ में फूड एंड प्रोसेसिंग यूनिट, उसके लिए हमारी अपनी नीति अलग बनाई है। 9 सेक्टर को हमने जिनको चिन्हित किया, उन 9 सेक्टर के अंदर अलग अलग सेक्टर के अंदर लोगों से कहा, और लोगों ने जब आए और देखा जो आज तक का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ के अंदर है, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हमने पिछली बार जो कोर सेक्टर में 121 MOU किए थे, उसमें 58 MOU के ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है आज तक। वर्तमान में 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट अभी तक छत्तीसगढ़ में हो चुका है। लगभग जो हमारा 1,92,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, उसमें 22% एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हो चुका। गुजरात की से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो विगत हमने 4 साल पहले, 5 साल पहले जो MOU किए हैं, उसके ऊपर अभी 272 MOU और EOY दोनों हमने किए लोगों के साथ में। 1,32,000 करोड़ का हमने किया है, और इसके अंदर हमने ऐसे सेक्टर को चिन्हित किया है जो वनांचल क्षेत्र में छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट। आज इस बात को मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर वन औषधि का जितना उत्पादन होता है, एशिया में सबसे बड़ी मंडी है तो धमतरी की मंडी है, जो एशिया भर के अंदर सप्लाई करती है। और इसीलिए हमने ऐसे ऐसे सेक्टर को चिन्हित किया कि जिन सेक्टर के अंदर नॉन कोर सेक्टर के अंदर लोगों ने आकर के छत्तीसगढ़ में जो इन्वेस्ट किया है, और 132 हमने उसकी 3 बार समीक्षा कर ली, और समीक्षा में इस बात को सुनिश्चित किया कि जो इन्वेस्टर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं उन सबको सुविधा हो, लैंड बैंकिंग हो। हमने अपनी पॉलिसी के अंदर भी सुनिश्चित कर दिया कि 2009 और 2014 की जो हमारी पॉलिसी है, इंडस्ट्रीज पॉलिसी, हम उसके अंदर क्या क्या सुविधा देंगे। एक बात मैं आपके साथ में बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि छत्तीसगढ़ में 42% वनांचल क्षेत्र है, और इस बात को हमने SC ST हमारी बाहुल्यता होने के साथ में हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि उन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की दृष्टि से हमने मार्जिन मनी की व्यवस्था उनकी नहीं हो पाती थी, उनको 35 लाख रुपए सरकार की तरफ से मार्जिन मनी पटाने का सुनिश्चित व्यवस्था की। साथ में अगर वो अपनी इंडस्ट्रीज कहीं पर लगाते हैं तो बिना इंडस्ट्रीज की जमीन के लिए बिना पैसे के उनको जमीन उपलब्ध कराना, ये सरकार की प्राथमिकता रही। बिल्कुल, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, नया रायपुर आ गया है, जियोथर्मल प्लांट की यहाँ पर बात हो रही है, रेल कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है। इस डेवलपमेंट के बारे में कितनी प्रोग्रेस है, उस पर चर्चा करना चाहेंगे अभी। देखिए, सामान्यतः 21वीं सदी का पहला शहर रायपुर, नया रायपुर, जो लगभग अपने आप में एक नया मॉडल के रूप में पूरे देश के सामने हमने रखा है। रीएब्लिशमेंट पॉलिसी, किसी को भी हमने अपने गांव के किसी व्यक्ति को बेदखल करके मूल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, 8,000 हेक्टेयर जमीन के ऊपर एक नया शहर को डेवलप करना, आधुनिक पद्धति के आधार पर उनको संपूर्ण सुविधा भी उपलब्ध कराना। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पर लोकल लोग रहते थे उनको भी शहर में जो सुविधा मिलती वो सुविधा उनको भी हमने उपलब्ध कराई। उनके लिए पक्के मकानों का निर्माण, वहाँ खेल मैदान का स्थान, वहाँ पर
स्वास्थ्य केंद्र है, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल है, वहाँ पर गार्डन है, जो तालाब है, तालाब का सौंदर्यीकरण करना। और आज अपने आप में नया रायपुर एक ऐसी सिटी बन रही है कि देश की 21वीं सदी की ये पहली सिटी जो हम लोग लेकर के आए। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हिंदुस्तान के अंदर एक नया रेल मॉडल प्रस्तुत किया, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में रेलवे कॉरिडोर। बिल्कुल, ये अपने आप में एक अलग ही मॉडल है कि देश के अंदर कभी किसी ने इस सेक्टर को छुआ नहीं था। और हमने पहली बार ऐसा है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर के साथ में पब्लिक को जोड़ने का काम जो सरकार ने किया है, उसमें रेलवे कॉरिडोर हमारी प्राथमिकता रही है। जो इंडस्ट्रीज हमारी फैली हुई है वहाँ पर अभी तक कहीं पर भी, जैसे हमारी माइंस वगैरह है, कोल की ट्रांसपोर्टिंग में जो सड़कों से होता था, लेकिन वहाँ पर उन सेक्टर के उन पार्टियों को जोड़ करके रेलवे कॉरिडोर की स्थापना करना एक नया मॉडल हमने बिल्कुल प्रस्तुत सर। तो इन तमाम डेवलपमेंट्स के साथ छत्तीसगढ़ की प्रगति की कहानी हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ पैनल पे होंगे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर और आवास संपादक संजय फुगलिया। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।